डॉक्टर को आम तौर पर हम सब भगवान का दर्जा देते हैं क्योंकि डॉक्टर्स भी तमाम बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं और हमारे जान को बचाते हैं। लेकिन आज का किस्सा एक ऐसी डॉक्टर का है जिसके गुनाहों के किस्सों ने उसके देश की पुलिस के साथ साथ इंटरनेशनल पुलिस को भी चैन से बैठने नहीं दिया। इस किस्से की फाइल खुलती है 6 साल पहले। अक्टूबर 2017 का वक्त था। मलेशिया में एक ऊंची बिल्डिंग से एक महिला गिरती है। ये बात साफ नहीं हो सकी कि वो खुद गिरी या उसे गिराया गया, यानी ये एक हादसा था या फिर कोई साजिश। महिला बिल्डिंग से गिरने के बाद बुरी तरह घायल हो जाती है और बिना इस राज से पर्दा उठाए कि उसके साथ असल में क्या हुआ, वो हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद लेती है। उसकी मौत हो जाती है। महिला की मौत के बाद पुलिस जांच भी करती है, लेकिन उस महिला की कोई पहचान नहीं हो पाती है क्योंकि न तो कोई उसे पहचानता था और न ही उसके पास कोई अपनी पहचान बताने वाला सबूत या डॉक्यूमेंट था। काफ़ी पसीना बहाने के बाद आखिरकार मलेशिया की पुलिस ये जानने में ज़रूर कामयाब हो जाती है कि मरने वाली महिला का ताल्लुक भारत के केरल राज्य से है। भारत से महिला का ताल्लुक पता चलने के बाद पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार नहीं करवाया, बल्कि उसे मार्चूरी में सुरक्षित रखवा दिया और अगले 4 महीने तक वो शव वहीं मुर्दाघर में ही पड़ा रहा। चूँकि मलेशिया में केरल से नाता रखने वाले हजारों लोग रहते हैं, इस वजह से पुलिस ने उन लोगों से महिला की पहचान करने के लिए मदद मांगी, लेकिन पुलिस को किसी से कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने महिला का पता लगाने के लिए केरल के एक अखबार में महिला की तस्वीर के साथ साथ एक गुमशुदा लाश का विज्ञापन दिया। उस विज्ञापन को देखने के बाद एक महिला सामने आती है और उस गुमनाम महिला के बारे में कहती है कि वो उसे पहचानती है। हालांकि इस विज्ञापन को देखकर पुलिस के सामने महिला के आने से पहले करीब 4 महीने तक कोई सामने नहीं आता। असल में उन 4 महीनों के दौरान होता ये है कि लोगों को उस महिला की तस्वीर देखकर करीब 20-21 साल पुराना किस्सा याद आ जाता है। विज्ञापन में छपी तस्वीर देखकर लोगों को डॉक्टर ओमाना का चेहरा याद आता है और साथ में याद आता है एक दर्दनाक हत्या का किस्सा, क्योंकि जिस वक्त वो वारदात पहली बार सामने आई थी उसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं और उस वारदात के बाद से ही पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ कभी नहीं आई। उस चक्कर में पुलिस ने उस महिला तक पहुंचने के लिए इंटरपोल की भी मदद ली और हालात यहां तक पहुंच गए कि ओमाना को उस वक्त की सबसे खतरनाक कातिलों की लिस्ट में सबसे ऊपरी पायदान पर रखा गया। छत से गिरकर मरने वाली महिला भी ओमाना जैसी ही थी। मलेशिया से सामने आई डॉक्टर ओमाना की मौत की खबर के बाद केरल पुलिस भी हरकत में आती है, क्योंकि बीते 21 सालों तक पुलिस को उसकी तलाश थी। मगर उसी वक्त केरल की एक महिला सामने आती है और वो दावा करती है कि मलेशिया में मरने वाली महिला ओमाना नहीं बल्कि उसकी बहन है और उसका नाम मार्लिन रूबी बताती है। उसके बारे में वो महिला दावा करती है कि मार्लिन रूबी मलेशिया के एक स्टोर में काम करती थी। दुविधा में पड़ी पुलिस दावा करने वाली महिला से उसका डीएनए टेस्ट करवाती है और इत्तेफाक से डीएनए मिल भी जाता है। ऐसे में पुलिस के सामने ये बात तो साफ हो जाती है कि ये डॉक्टर ओमाना नहीं बल्कि मर्लिन रूबी है। लिहाजा वो लाश दावा करने वाली महिला को सौंप दी जाती है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि इस महिला की पहचान सामने आने के बाद डॉक्टर ओमाना का किस्सा फिर दब गया और पुलिस ने ये मान लिया कि डॉक्टर ओमाना अब भी फरार है और यहीं से डॉक्टर ओमाना की कहानी एक बार फिर जिंदा हो गई। लोग उसके बारे में बात करने लगे। सवाल उठना लाजमी था कि आखिर ये डॉक्टर ओमाना कौन है और आखिर क्यों उसे केरल की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का दर्जा दे दिया गया। ये बात भी सब जगह होने लगी कि 20-25 साल पहले आखिर उस लेडी ने ऐसा कैसे मर्डर किया कि उसे आज तक भुलाया नहीं जा सका। इसके बाद डॉक्टर ओमाना का जो सच सामने आया वो और भी दिलचस्प था। डॉक्टर ओमाना केरल के एक संपन्न परिवार की रहने वाली लड़की थी। पढ़ाई में जीनियस और परिवार में उसके भाई वगैरह भी बहुत अच्छे पद पर थे। पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, लिहाजा मेडिकल में उसका सिलेक्शन हो गया और आई स्पेशलिस्ट के तौर पर उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी।
इसी बीच परिवार के लोगों ने अपने होनहार लड़की के लिए एक रिश्ता देखा और बच्चों के डॉक्टर राधा कृष्णन के साथ डॉक्टर ओमाना की शादी हो गई। दोनों बेहद खुशी से रहने लगे। वक्त बीता, कुछ सालों में दोनों के बच्चे भी हुए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पूरा परिवार वहीं केरल में रह रहा था। दोनों डॉक्टरों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी, परिवार खुशहाल था, आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। इसी बीच दोनों पति पत्नी अपने घर को नए ढंग से बनाने का इरादा करते हैं। अपने घर के नए डिजाइन के लिए वो एक आर्किटेक्ट से कांटेक्ट करते हैं। उस आर्किटेक्ट का नाम था मुरलीधरन और उसके आते ही एक नई कहानी जन्म लेती है। मुरलीधरन दोनों को नए डिजाइन के घर दिखाता है। कुछ डिजाइनों पर चर्चा के बाद एक डिजाइन को फाइनल करके उस पर काम शुरू कर दिया जाता है। मुरलीधरन का काम और उसकी लगन को देखकर डॉक्टर ओमाना उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं और दोनों में पहले दोस्ती और फिर प्यार हो जाता है और दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। कुछ दिनों तक तो दोनों के बीच की बात दोनों तक ही रहती है, लेकिन ऐसे रिश्तों की एक अजीब खुशबू होती है जो छुपाए नहीं छुपती। जाहिर है दोनों के रिश्तों के बारे में अब खुसर फुसर शुरू हो जाती है। ये बात डॉक्टर राधाकृष्णन तक भी पहुंचती है। राधाकृष्णन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन प्यार में पागल हो चुकी डॉक्टर ओमाना ने अपने पति की बात नहीं मानी। अब बात इस कदर आगे बढ़ गई कि नौबत डाइवोर्स की आ गई। डॉक्टर राधाकृष्णन ने आखिरकार अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दिया, लेकिन दोनों बच्चों को अपने पास ही रख लिया। अब डॉक्टर ओमाना पूरी तरह से आज़ाद थी। मुरलीधरन से खुलकर मिलने की वजह से उसकी बात पूरे शहर में फैल गई और देखते ही देखते उसका क्लिनिक भी खाली रहने लगा। पेशेंट भी अब उसके पास नहीं जाते थे। लिहाजा डॉक्टर ओमाना ने अब मुरलीधरन पर शादी करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन मुरलीधरन पहले से ही शादीशुदा था और उसके भी 2 बच्चे थे। इस वजह से उसने शादी से इनकार कर दिया। मुरलीधरन से ना सुनने के बाद डॉक्टर ओमाना ने केरल छोड़कर जाने का इरादा किया और मलेशिया में जाकर अपना बसेरा बनाया। मलेशिया में पहुंचकर डॉक्टर ओमाना ने एक क्लिनिक में नौकरी शुरू कर दी। मलेशिया जाने के बाद भी डॉक्टर ओमाना ने मुरलीधरन के साथ संपर्क नहीं छोड़ा, बल्कि दोनों लगातार एक दूसरे को फ़ोन करते और एक दूसरे से संपर्क में बने रहते। अब मुरलीधरन थोड़ा लालची भी हो गया था और वो डॉक्टर ओमाना से पैसे तक मांगने लगा था। तब डॉक्टर ओमाना ने मुरलीधरन को एक ऑप्शन दिया। उसने कहा कि मलेशिया आ जाओ तो यहीं रहकर हम दोनों अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। अब डॉक्टर ओमाना ने अपना नाम बदल लिया और केरल में अपने ही एक जानकार से मिलकर उसने अपना नाम अमीना बिंदे अब्दुल्ला कर लिया और मुरलीधरन को एक मुस्लिम नाम दे दिया और दोनों के दस्तावेज बनकर तैयार हो गए और दोनों मलेशिया पहुंचकर पति पत्नी के तौर पर रहने लगे। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर मुरलीधरन की नीयत खराब थी। उसकी नज़र ओमाना के पैसों पर ही टिकी हुई थी। मुरलीधरन की पैसे मांगने की आदत की वजह से ओमाना का उससे झगड़ा होने लगा। तब मुरलीधरन ओमाना को मलेशिया छोड़कर भारत वापस लौट आया। भारत लौटकर उसने ओमाना को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर ओमाना पैसे नहीं देगी तो वो मलेशियाई पुलिस को उसके नकली नाम की जानकारी दे देगा। मुरलीधरन का ब्लैकमेल करना डॉक्टर ओमाना को अखर गया। तब उसने एक खतरनाक इरादा किया, जिसके बाद डॉक्टर ओमाना ऐसी साजिश रचती है कि जिसके बारे में सुनकर केरल के लोग आज भी सन्न रह जाते हैं। साल था 1996। डॉक्टर ओमाना मलेशिया में जिस क्लिनिक में काम कर रही थी वहां से 1 हफ्ते की छुट्टी लेती है और फिर 7 जुलाई को मलेशिया से केरल पहुंचती है। केरल में तिरुवनंतपुरम में उतरने के बाद वो सीधे अपने भाई के घर पहुंचती है और फिर वहां अपने कीमती सामानों को रखने के बाद वो आगे के सफ़र पर चल पड़ती है। तिरुवनंतपुरम से वो सीधे ऊटी पहुंचती है और रेलवे के रिटायरिंग रूम में ठहर जाती है। लेकिन यहाँ वो 7 जुलाई को ही हेमा के नाम से रूम नंबर 4 बुक करवाती है। वहाँ पूछने पर बताती है कि वो दिल्ली से आई है।
वहाँ ठहरने के बाद वो बाजार जाती है और वहाँ से 2 बड़े सूटकेस खरीदती है और ऊटी के एक रिजॉर्ट में कमरा बुक करवाती है। ये बुकिंग 3 दिनों के लिए करवाती है, यानी कि वो 2 रूम बुक करती है, एक तो रेलवे के रिटायरिंग रूम में और दूसरा ऊटी के रिजॉर्ट में। रिजॉर्ट में रूम बुक करवाने के बाद वो अपने सामान उसमें रख देती है और फिर वहाँ से टैक्सी लेकर मार्केट पहुँचती है और वहाँ के एक टेलीफोन बूथ से मुरलीधरन को फ़ोन करती है। मुरलीधरन को बताती है कि वो कालीकट में है। वो मुरलीधरन को अपने पास बुलाती है, वो पैसा देने का बहाना करती है और साथ में ये भी कहती है कि वो 1-2 दिन उसके साथ बिताना चाहती है। मुरलीधरन भी खुशी खुशी उसके पास पहुंच जाता है। मुरलीधरन को लेकर वो सीधा उसी रिजॉर्ट में पहुंचती है जहां उसने अपना कमरा बुक करवा रखा था। दोनों उसी रिजॉर्ट में रात बिताते हैं और अगले रोज़ सुबह वो बाजार से खरीदे गए 2 बड़े ट्रॉली बैग को ले जाकर रेलवे के रिटायरिंग रूम में रख देती है। उसके बाद वहाँ से निकलकर ये दोनों एक होटल पहुँचते हैं और वहाँ अच्छा खाना खाते हैं और डॉक्टर ओमाना मुरलीधरन को खूब जमकर शराब पिलाती है। इसके बाद दोनों रिटायरिंग रूम में जाते हैं। तब डॉक्टर ओमाना मुरलीधरन से कहती है कि वो मलेशिया से एक ऐसी गोली लेकर आई है जो सेक्स पावर को बढ़ा देती है। मुरलीधरन ये सुनकर और भी खुश हो जाता है और डॉक्टर ओमाना मुरलीधरन को एक इंजेक्शन लगाती है। इंजेक्शन का असर बहुत तेज होता है और मुरलीधरन की सांसें थम जाती हैं और आंखें बाहर निकल पड़ती हैं। असल में वो कोई सेक्स पावर की दवा नहीं थी, बल्कि जहरीला इंजेक्शन था जिससे वो मुरलीधरन को मार देती है, वो भी रेलवे के रिटायरिंग रूम के भीतर ही। फिर डॉक्टर ओमाना लाश को खींचकर बाथरूम ले जाती है। उसके बाद उसने बड़ी ही तसल्ली से 3 घंटों तक उसने मुरलीधरन की लाश के टुकड़े किए। उसके बाद उसने लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ लाए पॉलीथीन के बैग में भरने शुरू कर देती है और बाकी बचा सब कुछ कमोड में डालकर फ्लश कर दिया। उसके बाद लाश के टुकड़ों वाली पॉलीथीन को वो अपने साथ लाए दोनों बड़े बैग में रख लेती है और पूरी रात वहीं आराम से सोकर बिताई। अगली सुबह वो रेलवे रिटायरिंग रूम को खाली करती है और टैक्सी से बैग लेकर वहाँ से जाती है, लेकिन मैनेजर से 1 घंटे का एक्स्ट्रा वक्त मांगती है ताकि वो वापस आकर अपना सामान वापस ले जा सके। डॉक्टर ओमाना टैक्सी से उसी रिजॉर्ट में जाती है जहां उसने पहले से ही एक रूम बुक करवा रखा था। वहां जाकर वो सारे बैग कमरे में रखती है और फिर वापस रिटायरिंग रूम पहुंचती है। वहां वो कमरे की चाबी मैनेजर को देती है और फिर वहां से सीधे रिजॉर्ट पहुंच जाती है। रिजॉर्ट के कमरे में जाकर वो बैग खोलती है और लाशों के छोटे टुकड़ों को फ्लश कर देती है, लेकिन वो ज़्यादा टुकड़ों को फ्लश करने की बजाय वो वहां से निकलकर कोयम्बटूर की तरफ चली जाती है। वहाँ वो एक कमरा मुमताज़ के नाम से बुक करवाती है। इसके बाद फिर वही तरीका, बैग से लाशों के पॉलीथीन बाहर निकालती है और फिर वहाँ फ्लश करना शुरू करती है, लेकिन काफ़ी टाइम हो जाने के कारण लाशों के टुकड़े कुछ महकने लगे थे। लिहाजा परफ्यूम को वो लाशों पर छिड़कती है और फिर सोचती है कि बाकी के टुकड़ों को वहाँ ठिकाने लगाए। तब उसे कोडिकनाल का एक पॉइंट याद आता है जिसे सुसाइड पॉइंट कहा जाता था। चूँकि वो उसी इलाके की रहने वाली थी, लिहाजा वो सीधे अब वहाँ का रुख करती है। कोडाईकनाल पहुंचकर वहाँ भी एक कमरा बुक करती है। वो जब कोडाईकनाल में उस पॉइंट पर पहुंचती है तो वहाँ उस रोज़ वीकेंड होने की वजह से अच्छी खासी भीड़ दिखी, जिससे उसका मकसद पूरा नहीं हो सका। लिहाजा वो वहाँ से वापस लौटती है, लेकिन जिस टैक्सी से वो लौट रही थी वो अचानक पंचर हो जाती है, तो टैक्सी वाला दूसरी टैक्सी करवाता है। दूसरी टैक्सी ओमनी वैन थी। जैसे ही ड्राइवर बैग को उठाकर रखने के लिए हाथ लगाता है, डॉक्टर ओमाना मना कर देती है। ड्राइवर को बड़ा अजीब लगता है, मगर जब वो वहाँ से आगे बढ़ता है तो लाश से आ रही बदबू की वजह से उसे बेचैनी होने लगती है। तब वो महिला से पूछता है कि बैग में क्या है। तब डॉक्टर ओमाना एक नई चाल चलती है और ड्राइवर को अपने साथ मिलाने के लिए उसे सच बता देती है कि बैग में लाश के टुकड़े हैं और उसे ठिकाने लगाने में अगर वो उसकी मदद करता है तो उसे पैसों के अलावा वो जो चाहेगा उसे वो देगी। टैक्सी ड्राइवर इस ऑफ़र को ठुकरा नहीं पाया, बल्कि उसकी मदद करने की बात कहता है। सुनसान रास्तों पर चलते हुए ठंडी हवा के झोंकों से डॉक्टर ओमाना को नींद आ जाती है।
थोड़ी देर में जब टैक्सी रुकती है तो वो पुलिस स्टेशन के सामने थी। ड्राइवर टैक्सी रोककर चीखता हुआ थाने के भीतर पहुंचा और बोला कि उसकी टैक्सी में लाश है। तलाशी हुई तो टैक्सी में एक महिला बैठी हुई थी। डिक्की में रखे बैग की तलाशी में लाश के टुकड़े मिले और पुलिस ने फौरन महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच की और पूछताछ में पता लगा लिया कि लाश के टुकड़े किसके हैं। डॉक्टर ने सब कुछ पुलिस को सही सही बता दिया। मुरलीधरन के परिवार को भी बताया गया कि उसकी हत्या हो चुकी है। अब डॉक्टर गिरफ्तार हो चुकी थी। उसे पुलिस ने अदालत में पेश किया। करीब 5 साल तक मुकदमा चलता रहा। साल 2001 में डॉक्टर ओमाना ने बेल के लिए याचिका डाली और तमाम दलीलों के बाद अदालत ने उसे जमानत दे दी और जमानत पर बाहर आने के बाद वो ऐसे गायब हुई कि 21 साल बाद भी आज तक उसका कोई अता पता पुलिस नहीं लगा सकी। पुलिस ने लाख कोशिश की ताकि उसे सज़ा दिला सके, लेकिन उसे सज़ा दिलाना तो दूर, पुलिस उसे खोजने तक में नाकाम रही। और जब उससे मिलती जुलती महिला की लाश मिली तो पुलिस को दोबारा उम्मीद जगी, लेकिन उस पर भी डीएनए टेस्ट ने पानी फेर दिया। तो ये थी एक डॉक्टर की कहानी जिसने जान बचाने के बजाय जान लेने का काम किया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।